मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। प्राइम टाइम आज की पाठशाला में 9:30 बज चुके हैं और आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह विशेष और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चंस लेकर हम हाजिर हैं। आप भी क्लास में आ चुके हैं, अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार होइए और पहले प्रश्न पर ही नजर डालिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा। वो ये क्या कह रहे हैं कि लंदन के नेशनल लिबरल क्लब में, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। लंदन के नेशनल लिबरल क्लब में 15 नवंबर 1905 को, 15 नवंबर डेट भी आपको दी हुई है यहाँ पे, किसने अपना प्रसिद्ध भाषण इंग्लैंड्स ड्यूटी टू इंडिया दिया था? दादा भाई नौरोजी हैं, दीनशाह वाचा है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या फिर महागोविंद रानाडे हैं, जल्दी से जवाब देने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्रश्नों का नेचर थोड़ा सा बहुत करीबी है और अगर मैं समझता हूं आपने जल्दबाजी में दादा भाई नौरोजी को चुना है तो यह जवाब गलत हो जाएगा। सर, ये इंग्लैंड्स ड्यूटी टू इंडिया पूछा जा रहा है, ये भाषण की बात हो रही है और ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही प्रश्नों का सिलेक्शन आप करेंगे और इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे जल्दबाजी में, तभी अपना सिलेक्शन निर्धारित कर पाएंगे। गोपाल कृष्णा गोखले, ध्यान दीजिएगा। अब बात यह आती है कि सर इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया, अगर दादा भाई नौरोजी की बात आती है तो वो उनका लेख है। इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया वो उनका लेख है जिसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को पहली बार लिखा, पहली बार परिभाषित किया। द ड्रेन थ्योरी ऑफ द वेल्थ पहली बार कहां पे दिखाई पड़ती है? वो दादा भाई नौरोजी के लेख इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया में दिखाई पड़ती है। लेकिन यहां पर बात हो रही है इंग्लैंड्स ड्यूटी टू इंडिया, ये भाषण गोपाल कृष्ण गोखले का है। और एक प्रॉब्लम और है जो मुझे याद आ रही है, वो पुस्तक द ड्यूटी ऑफ द एज, ये पुस्तक किसकी है? ये जवाब आपको देना चाहिए। मैं रुका हुआ हूं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। द ड्यूटी ऑफ द एज, ये पुस्तक किसकी है सर? हमेशा पूछी गई है, हिंदी में भी कभी पूछा गया। इस युग का कर्तव्य, ये पुस्तक किसकी है? और एक प्रश्न और आया है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, पूर्व की समस्याएं, ये पुस्तक किसकी है? तो ध्यान देना चाहिए, द ड्यूटी ऑफ द ईस्ट, जल्दी से जवाब दे दीजिए, ये रिपन की है। और द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये लॉर्ड कर्जन की है। और फिर ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड्स ड्यूटी टू इंडिया, ये भाषण गोपाल कृष्ण गोखले का है। और फिर आप यहां पर रिमार्क्स को देख सकते हैं बढ़िया से, और ये भाषण गोखले ने दिया था, जबकि दादा भाई नौरोजी ने अपने पैम्फलेट या अपने लेख इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया में सर्वप्रथम धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की चर्चा की। और फिर एक बड़ी शानदार बात है, यहां पर एक पुस्तक की बात भी हो रही है, इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? देखिए, एक ही प्रश्न में हम लोगों ने कितने सारे प्रश्न डिस्कस किए। तो ये पुस्तक लाला लाजपत राय की है। ये प्रश्न भी कहीं किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था, 1917 में न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई। तो मुझे लगा, देखिए, पहले ही प्रश्न में हम लोगों ने 6-7 बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी क्लैरिटी के साथ डिस्कस की हैं। आपने, मुझे उम्मीद है, नोट किया होगा। इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की है। और फिर देखिएगा, मध्य पाषाण काल में स्त्री पुरुषों की युगल समाधि कहां से मिली है? थोड़ा देखिएगा, स्त्री पुरुषों की युगल समाधियां। पहली बात यह है कि मध्य पाषाण काल की बात हो रही है और ये सब प्रश्न बड़े सटीक हैं। युगल समाधियों का मतलब होता है एक ही कब्र में 2 शवों को रखा गया है, मेल और फीमेल, संभवतः वो एक साथ मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? ऑप्शन लगनाज है, बागोर है, और फिर यहाँ पे दमदमा और महदहा है। और मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब आप गलत नहीं देंगे, सही देंगे, और बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। ये महदहा है, यानी कि एक ही कब्र में 2 शव रखे गए हैं। कहां पे है? महदहा में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक ऐसी कब्र भी विशेष मिली है जिसमें एक ही कब्र में 3 शवों को रखा गया है? एक ही कब्र में 3 शवों को रखा गया है, जवाब दे सकते हैं। और अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, वो जगह है दमदमा, जहां से एक ही कब्र में 3 मानव समाधियां, ऐसा कहा गया है कि त्रिमानव समाधि, तो ये मिलती है दमदमा से। और एक विशेष प्रश्न मुझे और याद आ रहा है, और ये है कि किस नगर से किस जगह से, किस स्थल से
एक ही कब्र में 4 मानवीय शवाधान मिले हैं, तो वो है सराय नाहर राय। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, थोड़ा सा कहिए तो मैं और आगे भी डिस्कस कर दूं। इतनी बातें क्लियर हो गई, मैदहा में 2, दमदमा में 3 और सराय नाहर राय में 4। और अब क्या बात है, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें थोड़ी देर के लिए और अगर ये बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधियां कहां से मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधियां कहां से मिलती हैं, तो वो 2 स्थल है और आपको पता है, एक लोथल है और दूसरा कालीबंगा है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी आपके परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बात हम और बताना चाहते हैं, अब बढ़ रहे हैं आगे तो धीरे धीरे प्रॉपर वे में, अगर आप मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं और अगर आपने हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग हफ्ते में 3 दिन लगातार मिल रहे हैं प्राइम टाइम में, रात को 9:30 बजे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को। तो कम से कम आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा के मानवीय शवाधान है, हड़प्पा नगर के जो मानवीय शवाधान है सर, वो नॉर्थ टू साउथ है। ध्यान रखिएगा, आज भी कब्रों में मनुष्य का जो बॉडी होता है उसका सिर उत्तर की तरफ होता है और पैर दक्षिण की तरफ होता है। और इस संदर्भ में कालीबंगा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि सिर दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ। और इसी तरह लोथल के जो मानवीय शवाधान है वो ईस्ट टू वेस्ट है। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ईस्ट का मतलब पूर्व की तरफ सिर और पश्चिम की तरफ पैर। और ठीक ऐसे ही रोपड़ एक विशेष स्थल है जहां पर मानवीय शवाधानों की जो दिशा है वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी पश्चिम पूर्व। पश्चिम की दिशा में सिर और पूर्व की दिशा में पैर। और एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर मानवीय शवाधानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। नवपाषाण काल में कुत्तों को दफनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर है आपको पता है, वो बुर्जहोम में। और मुझे उम्मीद है इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक क्वेश्चन में मिल गई, 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो विश्वविख्यात कांस्य प्रतिमा प्राप्त होती है वो है कौन सी है। देखिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्लास 6 की एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत सामान्य प्रश्न है ये। और मुझे उम्मीद है जब ये कांस्य प्रतिमा की बात हो रही है तो आपको सीधे सीधे कांस्य प्रतिमा में वो नृत्यांगना, वो डांसिंग गर्ल याद आया आपको। कांस्य नर्तकी की मूर्ति की बात है, डांसिंग गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल इसको विश्व की सर्वोत्तम कलाकृति कहते हैं, कांस्य प्रतिमा है। और हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो से मिली है और मोहनजोदड़ो के HR एरिया से मिली। इतनी सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी और ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी, अपने आप ही याद आ रही होंगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िएगा। विकल्प मैंने अगले पृष्ठ पे रखा है। पहले तो मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न को पढ़ के ही आपको उत्तर याद आ जाना चाहिए, विकल्प को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो प्रश्न पढ़ते हैं पहले हम लोग। इसने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय दिया जाता है इसे। इसने सभी सांसारिक सुखों और अपने सिंहासन को त्याग दिया। और मतलब सिंहासन को त्याग दिया, इसका मतलब क्या है कि वो कोई शासक था और जैन धर्म की परंपरा के अनुसार भिक्षु बन गया। श्रावण बेलगोला, ये सब पिन पॉइंट्स हैं जहां पर मैं सर्किल कर रहा हूं। श्रावण बेलगोला में बसने से पहले वह भारत के सुदूर दक्षिण की यात्रा पे जाता है। जीवन के अंतिम वर्ष जो है जैन तपस्वी के रूप में उसने व्यतीत किए। और फिर उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस शासक का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। अब मुझे उम्मीद है कि शायद आप शासक का नाम गैस कर पाएंगे और बिल्कुल दिमाग में आ गया है। लिख के बताइए, मुझे लिख के बताइए कि वो शासक कौन है। जल्दी से लिखिए और फिर मैं विकल्प की तरफ जाता हूं। और बिल्कुल ठीक जवाब दिया है यहां पर, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये पता है ना कि जैन भिक्षु बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या पड़ गया, मतलब वो उसका नाम जैन तपस्वी के रूप में इसका नाम क्या था, उसका नाम पड़ा विशाखाचार्य। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न इतने बेहतरीन है और कहां मिलेंगे ऐसे प्रश्न, वो यही मिलेंगे, हमारे पास मिलेंगे। विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, यूट्यूब पर इतने गंभीर और इतने बेहतरीन प्रश्नों का संकलन जल्दी से उपलब्ध नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को देखिएगा और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की। पहली बात तो ये है, ठीक है। उन्होंने अनुनय, विनय और प्रार्थना की नीति को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नरमपंथी नेता हैं, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट और अनुनय, विनय और प्रार्थना की नीति को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा नरमपंथी कांग्रेसी नेताओं की आलोचना करते हुए कि हम अंधों का मार्गदर्शन, यदि कोई अंधा नहीं कर रहा है तो वो कम से कम एक आंख से अंधा जरूर है।
तो वो देखिएगा, यदि अंधा नहीं कर रहा है तो वो अवश्य ही एक आंख के अंधे वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ये पता है कि ये निश्चित तौर पे ये गरम दल के लाल बाल पाल और अरविंदो घोष का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये स्टेटमेंट है किसका, तिलक का है या फिर अरविंदो घोष का है, बिपिन चंद्र पाल का है या फिर लाला लाजपत राय का। और मुझे उम्मीद है बिल्कुल आप सही नहीं जा रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक को अगर चुन रहे हैं तो गलत है। और यह स्टेटमेंट है अरविंदो घोष का, ये स्टेटमेंट है अरविंदो घोष का। मुझे उम्मीद है आपने क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये देखिए, और एक खास बात और एक नई जानकारी निकल के आ रही है, और वो ये है कि अरविंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय अराष्ट्रीय कांग्रेस की संज्ञा दी। भारतीय अराष्ट्रीय कांग्रेस की संज्ञा दी। यह भी एक प्रश्न आपके पीजीटी के लिहाज से, टीजीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इतने प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे अभी आप डेंजरस जोन में हैं। परीक्षाओं की तिथियों को लेकर कमीशन ने अभी तक कोई स्पष्ट तौर पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। समय आपके पास पर्याप्त है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास रिवीजन का समय कम था, पढ़ने का समय कम था, प्रैक्टिस का समय कम था। फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, दांडी यात्रा में 78 सत्याग्रही, मतलब गांधी और प्लस 78 है ना, वन गांधी और प्लस उनके 78 सत्याग्रही। दो मुस्लिम सत्याग्रही भी हैं 78 में। दो मुस्लिम सत्याग्रही कौन है, उनके नाम आपको बताने हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्बास तैयब जी एवं दाऊद भाई, आपको पता है अब्बास तैयब जी एवं दाऊद भाई, अब्बास तैयब जी एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्बास तैयब जी एवं यूसुफ मेहर अली और हसरत मोहानी एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मुझे लगता है कि अगर अब आप थोड़ा सा यूज करेंगे अपना कॉमन सेंस तो कर लेंगे, ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब्बास तैयब जी तो हैं, लेकिन और कौन है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, ये है अब्बास तैयब जी और दाऊद भाई। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गलत ना हो जाए। और यहां पर कुछ मैं एक्सप्लेनेशन आपको और देता हूं, इतने सटीक एक्सप्लेनेशन है। देखिए, माफ कीजिएगा, 78 सत्याग्रहियों में दो मुस्लिम से अब्बास तैयब जी एवं दाऊद भाई, और फिर दो दलित भी हैं, उनके नाम भी मैं आपको दे रहा हूं, रामजी भाई वड़कर एवं लालजी परमार, एवं एक ईसाई भी हैं, टाइटस जी भी शामिल हैं। महिलाओं को 3 नाम इसमें प्रस्तावित थे। जब अंतिम लिस्ट आई तो गांधी ने इस लिस्ट को डिनाई कर दिया, बोले नहीं, अंतिम लिस्ट में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज ये समझेंगे कि शायद भारतीय महिलाओं को आगे करके अपना बचाव कर रहे हैं, इसलिए गांधी ने डिनाई कर दिया। लेकिन हमको ये बताना है, ये जानना चाहिए कि दांडी मार्च में भले ही महिलाएं शामिल नहीं थी, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भागीदारी की, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी रही। और मैं आगे बढ़ूं इसके पहले कि आपको विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ हल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारी ये एंशिएंट हिस्ट्री की अमृत संजीवनी है। 3000 प्रश्नों का कलेक्शन है, टॉपिक वाइज है, एक्सप्लेनेशन कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है, प्रमाणिकता के साथ है। इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। मेडवल इंडिया की अमृत मंजरी, हजारों छात्रों के बीच में ये पहुंची है पुस्तकें। 2500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। और आपकी सबसे बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय, जिसे छात्रों ने बहुत प्यार दिया है, वो ये है अमृत मंजरी। और इसमें 2000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप अभी चाहें तो अपने रिवीजन के संदर्भ में इन पुस्तिकाओं को शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी टाइम है, हम लोगों के पास पर्याप्त टाइम है। अभी कभी भी क्लैरिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि परीक्षाएं कब हैं, लेकिन कम से कम आप ये तो ना रह जाए कि कम से कम ये बेहतरीन 7500 प्रश्नों को हम लोग हल कर पाए, ये कोई एक्सक्यूज ना रह जाए। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। लेकिन हाँ, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी। और ये ध्यान दीजिएगा, 3630 महिलाएं, 3630 महिलाएं, ये रिकॉर्डेड है, ब्रिटिश रिकॉर्डेड मतलब फिगर दे रहा हूं, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या बढ़ सकती है। तो फिलहाल आगे देखिएगा, यहां पर अगला प्रश्न भी है, बेहतरीन प्रश्न है और मुझे लगता है कर पाएंगे। किस मध्यकालीन संत को निर्गुण भक्ति पोषक, बहुत इंपॉर्टेंट, निर्गुण भक्ति पोषक और क्या, धार्मिक प्रतिक्रियावादी निर्भीक दार्शनिक, धार्मिक प्रतिक्रियावादी निर्भीक दार्शनिक कौन है?
रविदास हैं, संत दादू दयाल है, संत कबीर दास है, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। आप ध्यान दीजिएगा, निर्गुण भक्ति पोषक और धार्मिक प्रतिक्रियावादी निर्भीक दार्शनिक। और अगर आपकी कलम ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को रिंग किया है तो गलत रिंग किया है सर, और बिल्कुल याद आना चाहिए ये संत कबीर दास हैं, निर्भीक दार्शनिक प्रतिक्रियावादी, जिन्होंने बिना डरे हिंदू मुसलमानों, धार्मिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों का खूब डटकर विरोध किया, खूब डटकर विरोध किया। तो वो निर्गुण भक्ति पोषक और धार्मिक प्रतिक्रियावादी दार्शनिक कौन है? तो वो संत कबीरदास हैं। और ये देखिए यहां पर फिर देखिए, कबीरदास ने सभी धर्मों के बाह्य आडंबरों का विरोध किया और पोंगा पंथी का निर्भीक लताड़ लगाई सभी को, चाहे वो कोई भी रहा। और देखिएगा यहां पर ये है अगला प्रश्न, डलहौजी ने 1852 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र धोंदू पंत यानी नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। उस समय नाना साहब की पेंशन कितने रुपए उन्हें मिल रही थी? 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 या फिर 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है और मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी नहीं करिएगा। 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष को बिल्कुल मत चुनिएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। ये पेंशन उनकी रोक दी गई थी। और ठीक आपको पता है कि नाना साहब ने अपने निजी सचिव, उनका नाम क्या है? अजीमुल्ला खान साहब। और अजीमुल्ला खान साहब को अपनी पेंशन बहाल करवाने के लिए उन्होंने उनको इंग्लैंड भी भेजा था। और अगले प्रश्न को देख लीजिएगा, कितना बढ़िया है, गांधी की हत्या पर किस समाचार पत्र ने उनके बारे में लिखा था? किस समाचार पत्र ने, जब गांधी जी की हत्या हो गई तो गांधी राजनीतिज्ञों में महात्मा थे। ये तो गांधी के लिए कहा जाता है कि वो राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। स्टेट्समैन, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैनचेस्टर गार्जियन या फिर द टेलीग्राफ। गांधी की हत्या पर किस समाचार पत्र ने उनके बारे में लिखा? आपके पास पर्याप्त समय है, आपको रिप्लाई करना चाहिए और मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहिए। ये अब आपका दायित्व है। हफ्ते में 3 दिन क्लास आपकी लगातार चलती रहेंगी। परीक्षा का अनाउंसमेंट होगा, तब हम कोई फेरबदल होता है तो घोषणा करेंगे। तो फिलहाल स्टेट्समैन, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैनचेस्टर गार्जियन या फिर द टेलीग्राफ। और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप टेलीग्राफ को लगा रहे हैं सर, और टेलीग्राफ सॉरी स्टेट्समैन को लगा रहे हैं तो ये भी गलत है। और अगर टेलीग्राफ को लगाया है तो सर ये भी गलत है। और यहां पर जवाब है मैनचेस्टर गार्जियन। ध्यान रखिएगा, सही जवाब है मैनचेस्टर गार्जियन। इसी समाचार पत्र ने गांधी के बारे में ये लिखा था कि गांधी राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। और ये एक्सप्लेनेशन देखिए, दैनिक समाचार पत्र इंग्लैंड का है, मैनचेस्टर गार्जियन गांधी की मृत्यु पर यह बात लिखता है। और फिर यहां पर देखिएगा, गांधी को तीक्ष्ण चालबाज की संज्ञा किसने दी है? वो रिचर्ड गार्डन ने दी है। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया है। लाला लाजपत राय को उन्होंने राजनीतिक बहरूपिया कहा है। किसने? रिचर्ड गार्डन ने कहा है। ध्यान दीजिएगा। और गांधी का ये वक्तव्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गांधी का स्टेटमेंट अपने बारे में है। अधिकांश धार्मिक व्यक्तियों जिनसे मैं मिला हूं, गांधी कह रहे हैं छद्मवेश में राजनीतिज्ञ हैं, जबकि मैं राजनीति का चोला ओढ़े हुए धार्मिक व्यक्ति हूं। गांधी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। और फिर देखिए अगला प्रश्न, उद्दालक आरुणि और वो पिता हैं और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में जो संवाद है आत्मा से संबंधित अहम ब्रह्मास्मि की संकल्पना किस उपनिषद में दिखाई पड़ती है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद। और मुझे लग रहा है अब आप ये पिन पॉइंट है बिल्कुल पकड़ लेंगे, अहम ब्रह्मास्मि की बात आ रही है सर। और फिर किसकी? उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु की बात आ रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटिंग प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। गलती मत करिएगा, छांदोग्य उपनिषद है, गलती से भी बृहदारण्यक उपनिषद को मत चुनिएगा। और इस सरल प्रश्न को अगर आपने गलत किया है तो गुनाह किया है। इस प्रश्न को देखिए और प्रश्न पढ़ते ही उत्तर देखे बिना, विकल्प देखे बिना उत्तर याद आ जाना चाहिए। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब की? सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब की? और बिल्कुल गलती किए बगैर 16 अगस्त 1946। ठीक है ना, 16 अगस्त 1946। बहुत हिंसा हुई, इसमें आपको पता है, सीधी कार्रवाई दिवस। और अगर इस प्रश्न को गलत किया है तो आप बहुत गलत हुआ है ये, और अगर सही कर लिया है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगले प्रश्न पर आइए। और फिर ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 दोनों साथ में जोड़ दिया है, इसलिए कि अक्सर करके कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी परीक्षा में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी कंफ्यूजन होगा वो सरल प्रश्नों में ही होगा। कठिन प्रश्नों में कंफ्यूजन नहीं होंगे, सरल प्रश्नों में ही क्लिक होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मस्तिष्क हमारा कुछ गलत रिस्पॉन्ड कर जाए। मस्तिष्क हमारा पहली बात कभी भी पहली बार में गलत रिस्पॉन्ड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको सही याद
याद आएगा, नहीं पढ़ा है तो तुक्का भले लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा वो डेलिवरेंस डे या फिर धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस कब मनाया, और 22 दिसंबर 1939, 46, 46, 39 ये तिथियां हैं यहाँ पे। और अब मुझे लगता है कर लेंगे आप, 39 में है जब कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए थे। तो बढ़िया से ये दोनों दिवस याद रहना चाहिए। बारदोली दिवस कब है, नवाखाली दिवस कब है, अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब है। और ये देखिएगा मुगल दरबार में जाने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, मुगल दरबार में जाने वाला पहला पुर्तगाली, मुगल दरबार में जाने वाला पहला पुर्तगाली कौन है, रुडोल्फ एक्वानिवा, एंथोनी मॉन्सिरेट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फिर नीनो डी कोने। बिल्कुल सही लगाइएगा सर और गलती मत करिएगा। और अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी में एंथोनी मॉन्सिरेट को लगा ही दिया है तो गलत लगा दिया है सर। और यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, नीनो डी कोने होगा। नीनो डी कोने बाबर के दरबार में जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नीनो डी कोने बाबर के दरबार में जाता है और बाबर ने इसका उल्लेख अपनी आत्मकथा तुझक के बाबरी में, वाकयात बाबरी में अनवर के नाम से किया। फिलहाल इसके बारे में और डिस्कशन में बाद में करने वाला हूं। अगर यहां पर थोड़े प्रश्न में और पूछूं, थोड़े जनरल प्रश्न में आपसे और पूछूं तो यह हो सकता है कि भारत के लिए निकलने वाला या पूर्वी देशों के लिए निकलने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, नाम याद आ जाना चाहिए आपको। और उसका नाम है बार्थोलोम्यो डियोज। याद आया ना, बार्थोलोम्यो डियोज कब आता है, 1487 में। कहां पहुंचा, केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचता है, लेकिन उसको वो क्रॉस नहीं करता है। भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा था, आपको पता है, 1498। फिर उसके बाद भारत जो ऐसा पुर्तगाली जो भारत में तोपें और बंदूकें लाया और अरब व्यापारियों के साथ उसका काफी बड़ा संघर्ष हुआ, अरब व्यापारियों को उसने काफी नुकसान पहुंचाया, वो था पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर आपको याद होगा। फिर कहते हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद आ रहा होगा आपको। फिलहाल ये कहते हैं कि फिर मुगल दरबार में जाने वाला पहला पुर्तगाली कौन है, तो बाबर के यहां पहुंचा है कौन, नीनो डी कोने। लेकिन अगर कहते हैं कि भारत में किसी मुगल शासक के दरबार में जाने वाला पहला जेसुइट मिशन, ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी किसके दरबार में पहुंची, तो वो पहुंची अकबर के इबादत खाने में। और उसमें 3 लोग शामिल थे, रुडोल्फ एक्वानिवा के नेतृत्व में फादर एंथोनी मॉन्सिरेट और एक दुभाषिया फ्रांसिस हेनरी क्वेज मुगल दरबार में आए थे, अकबर के यहां आए थे। ये सब प्रश्न हमेशा इतने लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट है, गलती हो सकती है और गलती ना हो। और ये देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने लिखा, लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है, लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है, थॉमस कोरियात, एंथोनी मॉन्सिरेट, विलियम फिंच या फिर रॉल्फ फिंच। ध्यान से जवाब दीजिएगा, गलती ना हो जाए। लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है, लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है। और थॉमस कोरियात, एंथोनी मॉन्सिरेट, रॉल्फ फिंच या फिर विलियम फिंच। और यहां पर विलियम फिंच सही जवाब है सर, रॉल्फ फिंच को चुन देंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये कैसे गलत हो जाएगा ये आपको बताना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए पहले, आप एक्सप्लेनेशन देखिए कि विलियम फिंच लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है। फिर थॉमस कोरियात क्या लिखते हैं, लाहौर का आकार आगरा के आकार से भी बड़ा है तथा उसकी गणना विश्व के सबसे बड़े शहरों में होती है। ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे बड़े शहरों में होती है, ये थॉमस कोरियात लिखते हैं। और ये कह रहे पूर्व का सबसे बड़ा शहर है, वो कौन लिखता है, विलियम फिंच लिखता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और अगर ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को आप एक्सप्लेनेशन के साथ लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट्स को दूर करना चाहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये अमृत मंजरी मेडल इंडिया की 2500 प्रश्नों की टॉपिक वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है, आंसर शीट के साथ है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से आप इन पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें मंगा सकते हैं। ये प्राचीन भारत की अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्नों का संकलन, टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्लास से अब तक सिलेक्शन पाए हुए 600 छात्रों का फोटोग्राफ। 600 छात्रों ने अब तक हमारी क्लास से सफलता पाई है। और ये हमारी मॉडर्न इंडिया की अमृत मंजरी है और 2000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आप चाहें तो मंगा सकते हैं। भविष्य में हमारी एक और एनसीईआरटी बेस्ड बुक जल्दी ही 15 से 20 दिनों में प्रस्तावित है, वो आ जाएगी। उसमें भी लगभग 2500 से 3000 प्रश्नों के बीच में कलेक्शन होगा, जो एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत रेफरेंस टेक्स्ट बुक से लिए गए प्रश्न होंगे।
तो फिलहाल हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और भी एक्सप्लेनेशंस हैं जो आपको जानने चाहिए। और अगला एक्सप्लेनेशन ये क्या है, एंथोनी मॉन्सेरेट क्या कह रहे हैं लाहौर के बारे में। एंथोनी मॉन्सेरेट कह रहे हैं लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं है। यहां का बाजार इतना व्यस्त है कि चलने पर लोगों के कंधे आपस में टकरा कर कट जाते थे, स्पर्श होते होते। जबकि रॉल्फिच क्या लिखता है, फतेहपुर सीकरी और आगरा लंदन से भी बड़े और घनी आबादी वाले शहर हैं। ये एक ही प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम अपनी क्लास में 20 से 25 प्रश्न डिस्कस करते हैं तो आपको मिलते हैं 100 से 125 प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ। और बेहतरीन प्रश्न फिर एक बार, गांधी की शिष्या का नाम आपको पता है, वो विदेशी शिष्या मैडलिन स्लेट, इन्हीं को मीरा बहन के नाम से जाना जाता है, कि आत्मकथा का नाम क्या है। और आप ऑप्शंस आपके पास हैं, सामने देख पा रहे हैं। द स्पिरिट्स ऑफ पिलग्रिमेज, एन इंडियन पिलग्रिम, द फुलनेस ऑफ ईयर्स एंड द रोज पाथ ऑफ इंडिया। खूब अच्छे से देख रहे हैं और खूब अच्छे से रिप्लाई करिए और गलती ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप द रोज पाथ ऑफ इंडिया को चुन रहे हैं सर, और अगर इसको चुन रहे हैं तो सही चुन रहे हैं कि गलत चुन रहे हैं, बिल्कुल बताइए। और बिल्कुल गलत चुन रहे हैं सर, बिल्कुल गलत चुन रहे हैं, तो फिर कहेंगे सर अब कौन सी बात हो सकती है, तो इसमें ये हो सकती है द स्पिरिट्स ऑफ पिलग्रिमेज। ये मैडलिन स्लेट की आत्मकथा है। द स्पिरिट ऑफ पिलग्रिमेज ये मैडलिन स्लेट की आत्मकथा है, तो फिर एन इंडियन पिलग्रिम भी किसी की आत्मकथा है, आपको बताना चाहिए। और द फुलनेस ऑफ ईयर्स भी किसी की आत्मकथा है, ये भी आपको याद आना चाहिए। ये बताना ही चाहिए, बताना ही पड़ेगा। और अगर नहीं बता रहे हैं सर तो ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। एन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस की अपूर्ण आत्मकथा है, जिसमें उनके जीवन के प्रारंभिक 24 वर्षों की जानकारी मिलती है। और द फुलनेस ऑफ ईयर्स ये पूछा गया, सब प्रश्न पूछे गए हैं, लॉर्ड इरविन की आत्मकथा है। मैं बार बार आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि अभी भी आपके पास 1.5 महीने का लगभग समय है, जब तक कि परीक्षा की तिथियों की अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। तब तक आप प्रॉपर वे में नया पढ़ने के बजाय जितना कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपके पास बेहतरीन मॉडल पेपर्स, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स हैं तो उनकी प्रैक्टिस करिए। ध्यान रखिएगा पेपर परंपरागत नहीं होगा। पिछले 30 वर्षों के प्रश्न पत्रों को कितना भी रट डालिए, जितने भी मार्केट में उपलब्ध हैं, 20 से 25 प्रश्न से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये संख्या और कम भी हो सकती है, 10 से 15 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप नए और बेहतरीन प्रश्नों को हैंडल करना चाहते हैं, इसी तरह के प्रश्नों को हैंडल करना चाहते हैं, तो ये आप अमृत मंजरी मॉडर्न इंडिया की देख रहे हैं। आप चाहें तो मंगा सकते हैं। और अगली बार अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, गुप्त शासक भानुगुप्त के किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। और चलिए, सती प्रथा का बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है सर, बहुत बार, और बहुत कॉमन, बहुत सरल प्रश्न है, तो ये भी बता देते हैं हम, एरन अभिलेख में है। चलिए सर, तो ये 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। अब आप बताइए कौन सा सही है, ए वाला सही है कि डी वाला सही है। और बिल्कुल आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं सर, आपने ये चुना है तो गलत चुना है। बोले सर, अरे सर नहीं यही वाला है, नहीं सर ये वाला है। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। एरन अभिलेख 191 गुप्त संवत, 191 गुप्त संवत, ध्यान दीजिएगा, ये 510 ईस्वी हो जाएगा। मतलब 191 में 319 जोड़िए, गुप्त संवत कहां से शुरू हो रहा है, ये 510 ईस्वी में आएगा। और ये 510 गुप्त संवत नहीं, ये तब सही होता जब यहां पर ईस्वी लिखा होता। बात मेरी समझ में आ रही है। और अगर यहां ईस्वी लिखा होता, यहां गुप्त संवत लिखा होता, तो भी आपको यही चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुप्त अभिलेख में ईस्वी संवत का उल्लेख नहीं हुआ है, वो गुप्त संवत 191 का उल्लेख है। मुझे लग रहा है कि अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसे ही 2, 4, 5 प्रश्न अगर आप बचा ले गए तो सिलेक्शन पक्का है। और अगर कहीं चूके तो फिर इस बार आप हमेशा के लिए चूक जाएंगे, हमेशा के लिए चूक जाएंगे। ऐसी गलती मत होने दीजिएगा। ऐसी गलती मैं बहुत बहुत संभालने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी को, जो भी लोग अभी क्लास में मुझसे स्थायी तौर पे जुड़ जाना चाहिए, ये आपके अपने स्वार्थ और अपने निजी हितों के लिए है। बाकी एज आपको अच्छा लगता है
तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो जो बेस्ट मिल सकता है जहां से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय को किसने पूरे विश्व के आंदोलनों का अगुआ घोषित किया? पूरे विश्व के आंदोलनों पे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। राजा राम मोहन रॉय को किसने पूरे विश्व के आंदोलनों का अगुआ घोषित किया? सुभाष चंद्र बोस। सर गलत है। फिर सर नहीं बोले स्वामी विवेकानंद। सर ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक बताइए। तो बिल्कुल 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 सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिल्कुल मत चुनिएगा सर, और वो है CF एंड्रूज, दीन बंधु CF एंड्रूज। तो अब बात ये आ रही है सर, ये स्टेटमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो CF एंड्रूज को याद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। CF एंड्रूज ने उन्हें पूरे विश्व के आंदोलनों का अगुआ कहा। बोले सर हमें तो याद आ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस को भी देख लीजिए। राजा राम मोहन रॉय को उन्होंने युग दूत की उपाधि दी है। सुभाष जी ने राजा राम मोहन रॉय को युग दूत की उपाधि दी है। और फिर देखिएगा कितना बढ़िया है, इतने एक्सप्लेनेशन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी उन्हें कहते हैं भारत में संवैधानिक आंदोलनों का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इंडिया, इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उन्हें कुछ कहा है, आधुनिक भारत का सूत्रधार की उपाधि दी। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जन्मदाता, उदार राष्ट्रीयता का पैगंबर एवं नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। मॉर्निंग पोल स्टार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता के लिए भी उनको जाना जाता है। बहुत सारी चीजें आपको पता हो रही हैं यहाँ पे, इतने एक्सप्लेनेशन। फिलहाल ये देखिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया? लाला जी की मृत्यु पर किसने कहा भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया? भारतीय सितारा, एक जो भारतीय सौर मंडल का जो चमकने वाला सितारा लाला लाजपत राय, जब वो चले गए, किसने कहा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। और मुझे उम्मीद है आप भगत सिंह के बारे में सोच रहे हैं, और भगत सिंह के बारे में सर मत सोचिएगा, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु पर भी कुछ कहा है। तो क्या क्या स्टेटमेंट, कुछ हमारे खास जो क्रांतिकारी, जब खास हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता अमरत्व में विलीन हुए, तो उनके बारे में क्या क्या कहा गया है आपको जानना ही चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। तो सर गांधी ने तिलक की मृत्यु पर क्या कहा था, यह सामने लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का महत्वपूर्ण रक्षा कवच, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बचाव आज चला गया। और केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मूलर ने लिखा था आज भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। ये ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन, कहीं पर गलती मत कर दीजिएगा कि तिलक है, यहां पर नहीं है सर। वो केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मूलर ने लिखा था कि आज भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। विनम्रता पूर्वक मैं एक बार आपको और याद दिलाना चाहता हूं, अगर अपने रिवीजन को, अपनी पढ़ाई की दिशा को आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ले जाना चाहते हैं, हमारी इस अमृत मंजरी को आधुनिक भारत 2000 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे आप एक्सप्लेनेशन यहां बोर्ड पर देखते हैं, कठिन प्रश्नों की विशेष व्याख्या के साथ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में पछताना पड़ जाए, तो कम से कम आप इन पुस्तकों को, मेडवल इंडिया की हमारी अमृत गंगा है 2500 प्रश्नों के टॉपिक वाइज कलेक्शन के साथ, आप ध्यान दीजिएगा, विशेष प्रश्न रखे गए हैं। सामान्य प्रश्नों को कोशिश की गई है कि ना रखा जाए, कम से कम रखा जाए। और फिर अभी ये एंशिएंट की अमृत संजीवनी 3000 प्रश्नों की कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इन पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, शेष आपकी मर्जी और आपकी पढ़ाई के तौर तरीके पर निर्भर करता है। और फिर देखिए यहां पर और स्टेटमेंट है, एक ही प्रश्न में 10-10, 12-12 प्रश्नों को समाहित किया है। मतलब ये हमारी पुस्तकें एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन
आपने अच्छे से पढ़ा है तो तुरंत 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 उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न एक साथ क्लियर होते जाएंगे। और ऐसा कलेक्शन कम से कम मैं भी जानता हूं बाजार में कहीं पर किसी भी पुस्तक की दुकान पे उपलब्ध नहीं है। फिलहाल मैक्स मुलर ने तिलक के लिए लिखा कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में मेरी उनमें गहरी दिलचस्पी है। और फिर अरविंदो घोष क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान से आता है। और गांधी लिखते हैं एक भूखे राष्ट्र का ना तो धर्म हो सकता है, ना तो कोई कला, ना कोई संगठन। इन सब स्टेटमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से मैं हट जाता हूं और फिर आगे के स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशन के बारे में देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। और यह स्टेटमेंट बंकिम चंद्र चटर्जी का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। पैट्रियोटिज्म इज अ रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। और विवेकानंद जी महाराज ने क्या कहा है, उस तूफानी हिंदू ने क्या कहा है, भारतीय सामाजिक विषमता की ओर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा हमारा धर्म तो चौके और रसोई घर में है और हमारा ईश्वर है देगची खाना पकाने का बर्तन। इसका छुआ नहीं खाएंगे, उसका छुआ नहीं पहनेंगे, मतलब छुआछूत। बहुत बड़ी बात कह दी विवेकानंद जी महाराज ने वो। और ये ध्यान रखिएगा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, रामकृष्ण मिशन स्वामी रामाकृष्ण परमहंस जी का ही संदेश है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। देखिए किसने लिखा कि राष्ट्रीयता एक धर्म है और जो भगवान से आता है, और बिल्कुल ठीक गेस कर रहे हैं। अभी 1 मिनट पहले डिस्कस किया है सर, अरविंदो घोष। इनकी एक बड़ी पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन। और इंग्लिश का सबसे बड़ा महाकाव्य सावित्री, वो भी इसी महापुरुष ने लिखा है, अरविंदो घोष ने। और आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है। और आज शनिवार है, अगली क्लास हम लोगों की मंगलवार को रात में 9:30 पर होगी। लाइव रहेंगे। इतने धैर्य के साथ क्लास को सुनने के लिए आप सभी का बहुत आभार। शनिवार को मिलते हैं प्राइम टाइम पाठशाला में। तब तक के लिए विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।